जय हिंद फौजी भाइयों। हमारे डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आर्मी की जो एग्ज़ाम है वो किन्हीं कारणों की वजह से डेट बाय डेट पोस्टपोन्ड हो रही है, ठीक है। लेकिन आप इसे ये नहीं समझे कि आर्मी की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, एक न एक दिन तो होगी, ठीक है। जैसे अभी अप्रैल में डेट आई थी, मई, जून, तो जब भी हो, और अभी बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। जितनी जल्दी हो आर्मी अपनी एग्ज़ाम करवाएगी। तो दोस्तों, आप ये ना सोचें कि यार क्या पता कब डेट आएगी। आप अपनी तैयारी को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जब भी आर्मी का पेपर हो तो आपका जो सिलेक्शन हो वो श्योर हो, क्योंकि आपने दोस्तों खूब मेहनत की है। आप फिजिकल जैसे कठिन परीक्षा आर्मी की वो पास करके आए हो, ठीक है। आपने मेडिकल पास किया है और अब रिटर्न की तैयारी लास्ट पड़ा हुआ है, तो आप उस पर लगे रहिए। हम आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग से और स्ट्रॉन्ग बनाने आए हैं, ठीक है, कि अभी तक जो आपकी रिटर्न की तैयारी है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसके ऊपर आपको आर्मी का जो एक सुनियोजित सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्लासेज सब मिलेंगे। इससे पहले आर्मी में जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 15 आते हैं और रीजनिंग के 5 आते हैं। दोस्तों, 1500 क्वेश्चन है जीके के जो आज तक डिफेंस सेक्टर में पूछे गए हैं, या फिर मुझे लगा कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करंट अफेयर्स के भी है, ठीक है। तो 1500 क्वेश्चंस का मैं ये संग्रह आपके लिए लेके आया हूं जीके का, और ये मेरी गारंटी रहेगी कि 15 में से 15 क्वेश्चंस आपको इन 1500 क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे। उसी प्रकार साइंस के जो क्वेश्चन है 1500, वो भी आपको दीपेंद्र सर के माध्यम से करवाए जाएंगे, ठीक है। तो वो भी 1500 क्वेश्चन, और उसमें भी पूरी साइंस कवर अप होगी। इसके अलावा मैथ्स के जो अच्छी टीम है उसके माध्यम से आपको मैथ्स का सिलेबस भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सीट, टेस्ट वगैरह। इस प्रकार की एक हमने शुरुआत की है। तो आप सभी फौजी भाइयों का जो सपोर्ट है वो बना रहे। और दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ अद्भुत क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे पूरा वीडियो देखने के बाद, मैं आपको ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक। अगर आपका दिल सपोर्ट करे, ठीक है, कि यार वास्तव में अच्छा मैटर था या मैं अच्छा समझ में आया, तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे अपन चर्चा करेंगे। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जिसको अपन बोलते हैं टीवी। टीवी का आविष्कार, एक तो टीबी बीमारी है, ठीक है, यह है टीवी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बहुत सिंपल ऑप्शन है, एडिसन, ऑटो हॉर्न, जेम्स वॉट और जे.एल. बेयड। अब देखिएगा, ये है जैसे का जैसे क्वेश्चंस आर्मी में आया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको किस प्रकार ज्वाइन करना है, पहले तो आपको अगर ये पता हो कि एडिसन किसका आविष्कारक है, ऑटो हॉर्न किसका आविष्कारक है, जेम्स वॉट किसका है, तो इसका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सब जानते हो, जे.एल. बेयड है, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयड ने। सबसे पहले हमें इसे याद कैसे करना है, आजकल देखिएगा फौजी भाइयों, जब भी हम टीवी पर कुछ एक्टर्स वगैरह को देखते हैं तो आजकल एक दाढ़ी का ट्रेंड चल रहा है कि सब लोगों की क्या होती है, दाढ़ी। और दाढ़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बियर्ड। क्या बोलते हैं? बियर्ड। तो आजकल जो टेलीविजन पर लोग दिखाई देते हैं उन सबके क्या होती है? दाढ़ी होती है, और दाढ़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बियर्ड। तो ऐसा आपको याद रखना है, जे.एल. बेयर्ड किसके आविष्कारक है? टेलीविजन के। तो फिर ये जो एडिसन है, एडिसन किसके आविष्कारक है? ध्यान रखिएगा, एडिसन ने आविष्कार किया था बल्ब का। बताओ किसका आविष्कार किया था? बल्ब का, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? अगर कोई आपका पुत्र है, सन है, कोई बेटा है ना, और वो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अंधेरे में बैठा है, तो अपने को दिखाई कब देगा? जब अपन क्या जलाते? बल्ब। तो बल्ब जलाते ही क्या दिखाई देगा? सन, यानी कि बेटा दिखाई देगा। इस प्रकार याद करना है। उसके बाद में अगला है ऑटो हॉर्न। दोस्तों, ये जो ऑटो हॉर्न है, ऑटो हॉर्न ने आविष्कार किया था परमाणु बम का। ऑटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया था? परमाणु बम का, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, परमाणु बम बहुत खतरनाक बम होता है, ठीक है। और इससे अपने आप, अगर एक छोटा सा बम, और अपने आप बड़े से बड़े शहर की तबाही हो सकती है। जैसा कि हमने पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। तो आपको याद रखना है कि परमाणु बम जब गिरता है तो ऑटोमेटिक एक शहर की क्या हो जाती है? तबाही। तो ऑटो हॉर्न के आविष्कारक कौन है? ऑटो हॉर्न किसके आविष्कारक है? परमाणु बम के। उसके बाद में कौन आता है? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने, आप सबको पता है किसका आविष्कार किया था? भाप के
इंजन का। बताओ जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था? भाप के इंजन का। तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे पहले क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आप हर को अच्छे से, हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में अपन सीधा आंसर ढूंढ लें, हम हर ऑप्शन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से हम थ्योरेटिकल भी अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संसद की कार्यवाही में बिना संसद के सदस्य होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और काफी लेवल का भी है, ठीक है। तो इस बार प्रश्न तो वैसे आना ही है क्योंकि काफी टाइम हो गया, अच्छे प्रश्न आएंगे, और अगर इजी पेपर आए तो वैसे ही मेरिट बहुत ज्यादा रहेगी। तो आप तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग से और हार्ड पढ़ें, ठीक है। देखो संसद की कार्यवाही में बिना संसद का सदस्य होते हुए, पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि संसद के सदस्य कौन कौन होते हैं। दोस्तों जो संसद है, इस संसद में 2 तो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है, या इसी को अस्थायी सदन भी कहते हैं क्योंकि इसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है, और एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, या इसको बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, और इस स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति कभी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। और संसद का तीसरा अंग बताओ कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के अंग है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, संसद के सदस्य होते हुए, ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी, ऐसे क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में बिना संसद के सदस्य होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो वैसे ही जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो कोई भी संसद का सदस्य नहीं है। महान्यायवादी जो होता है वो भी संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, राजदूत भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है वो बिना संसद का सदस्य होते हुए भी संसद की कार्यवाही में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, कई बार आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन वापस भी आ सकता है, स्टेट के एग्जामों में भी आता है। भारत की खोज किसने की? इसका आंसर आप सभी लोगों को अच्छे से आता है, ठीक है। भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। बताओ भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की कब थी? 1498 में। बताओ कब की थी? 1498 में। तो यहां पे आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है, कोलंबस। कोलंबस भी किसी न किसी का खोज करता था। कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। बताओ कोलंबस ने खोज किसकी की थी? अमेरिका की। अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में। तो ये आपको 2 चीजें याद रखनी है कि कोलंबस ने खोज की अमेरिका की और वास्को डिगामा ने किसकी की है? भारत की। लेकिन इनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि इनको इंडिया की खोज करनी पड़ी? ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो जरूरत पड़ी थी, तभी तो भारत की खोज हुई है। तो दोस्तों इधर आप देखिएगा, अच्छे से शॉर्ट में समझे। ये अपना एक महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। बताओ कौन सा महाद्वीप है? एशिया। यहां पे एक महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम है यूरोप। बताओ कौन सा महाद्वीप? यूरोप। ठीक है, यहां पे आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। यहां पे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। इधर ये पूरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। वैसे ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है आर्मी में कि भारत में कुल कितने महाद्वीप है। तो दोस्तों भारत में टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक है, वो अपन आगे और अच्छे से उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में यहां हमारा देश है भारत, मेरा भारत महान। ये अपना इंडिया यहां पे है। ठीक है, लगभग दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है भारत। तो भारत का जो वातावरण है वो सर्दी में यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी भी पड़ती है, गर्मी में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, बरसात में बारिश भी होती है। और दोस्तों जहां या जिस देश का वातावरण ऐसा होता है वहां पे मसाले का उत्पादन होता है। इसलिए अपने इंडिया में बताओ किसका उत्पादन होता था? मसाले का। भारत में किसका उत्पादन होता था? मसाले का। अब हम लोग मसाला कब खाते हैं? सिर्फ सर्दी में, क्योंकि सर्दी में मसाला पचता है, गर्मी में खा के दिखाओ हालत खराब हो जाती है। तो ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप में तो हमेशा ही ठंड रहती है। उस ठंड का भी एक कारण है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप जो है वहां पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं जाती है। सूर्य हमेशा 3 ही रेखाओं के आगे पीछे घूमता है, एक तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो ये यूरोप तो साइड में पड़ जाता है,
जो किरण है वो तिरछी जाती है तो ठंड होगी, और जहां ठंड होगी वहां के लोगों को क्या चाहिए, मसाला चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां तक अभी भारत की खोज भी नहीं थी, और यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में जो समुद्री मार्ग था, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में जो समुद्री मार्ग था, उस पर अरब व्यापारियों का अधिकार था। बताओ कौन से व्यापारी, अरब व्यापारी। तो ये अरब व्यापारी क्या करते कि भारत से मसाला सस्ते दामों में ले जाते और उसे उच्च दामों में ले जाकर कहां बेचते, यूरोप में। इसलिए यूरोप के जो लोग हैं वो परेशान हुए। और इससे आपको एक चीज ध्यान रखना, यूरोप में सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई, क्रिश्चियन। और ईसाइयों का जो धर्म गुरु होता है उसे बोलते हैं पोप। क्या बोलते हैं, पोप। तो जो यूरोप के पोप थे उन्होंने सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी स्पेन को कि स्पेन तुझे जाके और किसकी खोज करनी है, भारत। यानी कि स्पेन का कोई नागरिक होगा और वो किसकी खोज करेगा, भारत की खोज करेगा। स्पेन का यात्री था कोलंबस। बताओ स्पेन का यात्री कौन था, कोलंबस। ये भारत की खोज के लिए निकला। अब भारत का नाम का कोई बोर्ड थोड़ी लग रखा है कि ये इंडिया है, नहीं। इनको अंदाजा था कि मसाला वहां होता है जहां का टेम्परेचर हर मौसम में ठीका ठीक रहता है, तो वहां के लोग भी ना तो गोरे होंगे और न काले होंगे, क्योंकि गोरे वहां के होंगे जहां पे सूर्य की किरणें तिरछी जाती है, काले वहां होंगे जहां पे सीधी पड़ती है। लेकिन वो देश ऐसा होगा जहां पे हर प्रकार की वातावरणीय जो परिस्थितियां वो अनुकूल रहती है, ठीक है। तो वहां के लोग सांवले होंगे, वही भारत है। तो ये निकला कोलंबस भारत की खोज के लिए, और इसको जाना था लेफ्ट, लेकिन आ गया राइट। और यहाँ पे आके सबसे पहले तो ये वेस्ट इंडीज पहुंचा, तो वेस्ट इंडीज में से काले काले मिले, तो इसे कंफर्म तो हो गया कि अब भाई भारत तो नहीं है। और फिर इसने आगे जाके किसकी खोज कर दी, अमेरिका महाद्वीप की। अभी हमने लिखा था कि कोलंबस ने 1492 में किसकी खोज की, अमेरिका की। फिर जब ये काम स्पेन नहीं कर पाया तो ये काम पुर्तगाल को दिया गया। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम क्या, पुर्तगाल। और पुर्तगाल का नागरिक कौन था, वास्को डी गामा। बताओ पुर्तगाल का नागरिक कौन था, वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा निकला, अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाया पूरा, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा द्वीप है, वहां इसे एक भारतीय मछुआरा मिला, और उस भारतीय मछुआरे के साथ ये वास्को डी गामा जो है वो अपने गुजरात में एक बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह, वहां पहुंचा। और वास्को डी गामा ने 11 मई 1498 के दिन भारत की खोज की, जो हम आज पढ़ते हैं। और गुजरात के राजा जमोरिन थे, बाद में उन्होंने इसका स्वागत भी किया, और वास्को डी गामा को एक नाव भर के और मसाला देने के लिए भेज दिया यूरोप। ये वापस भी आता, आपको ध्यान रखना है। भारत में आने वाले सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे, ठीक है। और पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा, जो कब आया था, 1498 में, ठीक है। और उसके बाद में वास्को डी गामा वापस आता है 1502 में, और एक जगह है कन्नानूर, वहां पे अपनी व्यापारिक कोठी बनाता है। और पुर्तगाल की सरकारी कोठी स्थापित होती कोचीन में। बताओ कहां पे होती है, कोचीन में। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ये याद रखने, देखिएगा यहां से एक अच्छा प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि भारत में आने वाली जो विदेशी कंपनियां थी वो कौन कौन सी थी। उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है, PDA DFS। सिंपल सी ट्रिक है, PDA DFS, ठीक है। P से आपको याद रखना है पुर्तगाली। बताओ P से याद क्या रखना है, पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन आए, पुर्तगाली। कब आए, 1498 में। D से आपको याद रखना है डच आए थे 1498 के पीछे क्या रहा, 98 इसमें और जोड़ो, 98 साल बाद, यानी कि कब आएंगे, 1596 में। A से आपको याद रखना अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज कब आए थे, 1600 में, ओके। डी से आपको याद रखना है डेनमार्की, डी से याद क्या रखना है, डेनमार्की। एफ से आपको याद रखना है फ्रांसिस, और एस से आपको याद रखना है स्पेनिश। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। भारत में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। दूसरे कौन थे, डच। एस से अंग्रेज, डी से डेनमार्की, एफ से फ्रांसिस, और एस से स्पेनिश, ओके। और इसके अलावा अब आप सोचोगे कि सर भारत में सबसे पहले तो पुर्तगाली आ गए थे, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद में कौन आए थे, डच। लेकिन फिर भी भारत पर अच्छे से राज किसने किया, अंग्रेजों ने। तो उसका भी एक रीजन है, ये पुर्तगाली और डच भारत को व्यापार करने का जो चाबी है, भारत एक ताला है और उसकी चाबी ये ढूंढ रहे थे समुद्र के आसपास, इधर गोवा, केरल, गुजरात में, ठीक है। और वो चाबी कहां थी, बंगाल में, जो सबसे पहले किसको मिली थी, अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा था,
ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद में हेक्टर मुनरो और वहाँ के जो नवाब थे मीर कासिम बंगाल के, 1764 में बक्सर युद्ध का युद्ध हुआ था। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे शक्तिशाली बनती गई, और अपन पढ़ेंगे आगे थ्योरी में, ठीक है। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में दो दल थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल का मतलब है पोलाइट, विनम्र आदमी जो गांधीवादी नीतियों पर काम करते हैं। और गरम दल भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, है ना, लाला लाजपत राय, ये सब कौन से दल में थे? गरम दल में। तो सुभाष चंद्र बोस गरम दल के थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहां से बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे गरम दल के नेता, पहले आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस में कितने दल थे? दो, एक तो गरम दल और एक नरम दल। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई, बंबई में गोकुल भाई भट्ट संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में इसमें दो दल बन गए थे, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। हर साल कांग्रेस का अलग अलग जगह अधिवेशन होता था, अलग अलग शहरों में, ठीक है। और उस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता था अलग अलग आदमियों को। 1938 में गुजरात में एक जगह हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और उस हरिपुरा अधिवेशन में यह होड़ लग गई, गरम दल वाले बोल रहे हैं कि हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे और नरम दल वाले बोल रहे हैं कि हम अपना बनाएंगे। तो नरम दल में तो गांधी जी का प्रतिनिधि खड़ा हुआ और गरम दल में कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस। ये बात है, बताओ कौन से अधिवेशन की? 1930। और 1930 वाला जो अधिवेशन है वो कहां हुआ था? हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। और हरिपुरा बताओ पड़ता कहां पे? गुजरात में। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने गरम दल के यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को चुना। तो गांधी जी की थोड़ी इज्जत में कमी हुई, बोले यार सुभाष अभी नया नया आदमी है, नया नया नेता, जवान है और इसने पार्टी को चुना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां पर भी गांधी जी ने सोच लिया। लेकिन उसके बाद में अगला अधिवेशन हुआ 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी में, त्रिपुरी पड़ती एमपी में। इसमें भी वही लफड़ा हुआ, नरम दल वालों ने कहा हमारा बनाओ, गरम दल वालों ने कहा कि हमारा बनाओ। वापस पार्टी में सदस्यों के बीच में चुनाव हुए और वापस किसको चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को। तो गांधी जी की 2 बार बेइज्जती हो गई कि यार मेरा प्रतिनिधि जीत ही नहीं रहा, ठीक है। तो फिर गांधी जी को ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी में मेरी अब इज्जत नहीं रही, इसलिए उन्होंने सौगन खाई कि मैं आज भारत माता की सौगन खाता हूं, कांग्रेस में मेरी इज्जत नहीं रही है और मैं कांग्रेस से भी एक बड़ी पार्टी बनाऊंगा। जब ये बात कांग्रेस के सदस्यों को पता चली तो कांग्रेस के सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस से रिक्वेस्ट की कि नेताजी अभी इस देश को गांधी जी की जरूरत है, क्योंकि गांधी जी है जो अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो आप एक काम करो, पार्टी छोड़ दो। तो सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी छोड़ दी। कब छोड़ी? 1939 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी कब छोड़ी? 1939 में। और 1939 में ही उन्होंने कौन सा ब्लॉक बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी छोड़ते ही इन्होंने क्या बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर उसके बाद में आपको पता है ये हिटलर से मिलने जापान चले गए थे, जर्मनी चले गए थे, और जर्मनी में हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी। फिर ये जापान चले गए, सिंगापुर, और फिर वहां पे इन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। आपको ध्यान रखना है, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। आप ध्यान रखना, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे, लेकिन पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। आप इन चीजों को नोट डाउन भी करते रहना साथ में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है ना। इसके अलावा हाँ, ये आजाद हिंद फौज, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे बोला है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद में, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक है, और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी किया था, और स्वराज्य पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, वो अलग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, किस के प्रयासों से, ठीक है, बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपको पता है पहले अपने भारत में कुप्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा, ठीक है, और जिसके तहत अगर किसी भी महिला का पति एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, तो उसे उसके साथ में
चिता में जिंदा जलना पड़ता था। ऐसी एक कुप्रथा प्रचलित थी जिसका नाम बताओ क्या था? सती प्रथा। बताओ क्या नाम था? सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा के बारे में भी आपको ध्यान रखने कुछ क्वेश्चंस। सती प्रथा पर पूर्णतः बैन 1829 में हुआ था, ध्यान रखना। और किस किस के प्रयासों से सती प्रथा में या सती प्रथा को बैन करने में? एक तो समाज सेवक थे राजा राम मोहन राय, इनका योगदान था। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो राजा राम मोहन राय है ना, इनका वास्तविक नाम सिर्फ मोहन राय था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सिर्फ मोहन राय। ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन ये था कि विधवा पुनर्विवाह, आपको ध्यान रखना है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में किसने बनाया? ठीक है, तो हम याद थे सती प्रथा 1829 में बैन हुई थी। राजा राममोहन राय और एक अपने भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय के प्रयासों से। इससे अच्छा एक प्रश्न और आ सकता है कि सती प्रथा जो बैन हुई थी वो कौन से एक्ट के तहत? एक्ट 17 के तहत। ठीक है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो दोस्तों उनका नाम है, ऑप्शन में था, अभी आप देख करके देख लेना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनका नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको इसको याद कैसे करना है कि जो विधवा हो जाती महिला वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर मेरी दूसरी क्या हो जाए? शादी, ताकि मेरा जीवन भी अच्छा चले। तो जो विधवा होगी, ठीक है, वो किससे प्रार्थना करेगी? ईश्वर से। तो आपको इस प्रकार याद करना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मतलब कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रश्न और है जो एग्जाम में आता है, बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह को लेकर सबसे पहले आवाज किसने उठाई थी? डॉक्टर हरविलास शारदा ने। किसने उठाई थी? डॉक्टर हरविलास शारदा ने। इनके सीधे नाम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हरविलास शारदा कौन सी कुप्रथा से संबंधित है? बाल विवाह। ईश्वरचंद विद्यासागर, तो ईश्वर से प्रार्थना कौन करती है? विधवा। और इसको भी अपन अच्छे से याद कर सकते हैं, कैसे? कि जो बाल विवाह हो जाता है किसी भी लड़की का और वो ससुराल चली जाती है तो उसे अपने घर वालों की क्या आती है? हर। क्या आती है? हर का मतलब है याद आती है। ठीक है, तो उससे आपको याद रखना हरविलास शारदा। आप ध्यान रखना हरविलास शारदा का एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट, जिसके तहत लड़की की आयु 14 साल थी और लड़के की साल 18। लेकिन 2006 में एक बाल विवाह अधिनियम आया था, उसमें लड़की की 18 और लड़के की 21 की गई। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न, अभी हाल ही में वापस चेंज हुई है, लड़के की एज भी 21 हो गई और लड़की की एज भी 21 हो गई। अभी लेटेस्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि विश्व की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों देखिएगा, पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर। बताओ पहला ऑप्शन क्या है? कैस्पियन सागर। दूसरी है चिल्का और तीसरी कौन सी है? सुपीरियर। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? कैस्पियन सागर। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो कैस्पियन सागर झील है वो है कहां या कौन से महाद्वीप में? तो आप ध्यान रखना कैस्पियन सागर झील कहां पे है? मध्य एशिया में। कौन से एशिया में? मध्य एशिया में। और कैस्पियन झील से ही कौन सी नदी का संबंध है? वोल्गा नदी। ध्यान रखना आप, कैस्पियन झील में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। और कैस्पियन की लोकेशन कहां है? मध्य एशिया। फिर आती है चिल्का, ये तो अपने को पता है। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। और ये भी खारे पानी की झील तो है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नहीं, भारत की सबसे बड़ी। ठीक है, चिल्का झील के बारे में याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का। और वो कहां है? उड़ीसा में। और सुपीरियर झील के बारे में अगला क्वेश्चन ही होगा आपके पास में कि ये मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान जो है वो किसका है? कर्नाटक का। बताओ किसका है? कर्नाटक का। आपको पता है राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर।
केरल का कौन सा है? कथकली। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी या कुचिपुड़ी। इसके अलावा गुजरात का जो है डांडिया, पंजाब का भांगड़ा, है ना, वो अपन आगे थोड़ी में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। लेकिन यक्षगान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत पाक जल डमरू किन देशों के मध्य सीमा रेखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन आता है तो हम मैक्सिमम जो है वो कंफ्यूज भी होते हैं कि भारत पाक जल डमरू, यहां पे आ गया पाकिस्तान का नाम, तो हम ये सोचते हैं कि यार भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। लेकिन दोस्तों, भारत पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच में, ध्यान रखिएगा, जिसको राम सेतु भी बोलते हैं या इसी को मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। आप ध्यान रखना, ये जो पाक जल डमरू है इसे राम सेतु भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम सीता माता को लेने गए थे तो समुद्र को पार करना था, तो उन्होंने बीच में राम राम लिखे और क्या तैर रहे थे? पत्थर तैर रहे थे। ठीक है, राम सेतु या इसी को क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। राम सेतु, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू, बताओ किस किस के बनते हैं? भारत और श्रीलंका। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी सीमा या उस सीमा का नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, उसका नाम है चिकन नेफ। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? चिकन नेफ, या इसी को 2.5 बीघा गलियारा भी कहते हैं, गलियारा। ठीक है, तो चिकन नेफ या 2.5 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, भारत और चाइना, इसके बीच में जो रेखा उसका नाम है मैकमोहन। भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन। और मैकमोहन रेखा का गठन कब हुआ था? 1914 में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप, बताओ कौन सी रेखा? रेड क्लिप रेखा। और ये जो रेड क्लिप रेखा, इसका नाम रेड क्लिप इसलिए है क्योंकि इसका निर्धारण सर रेड क्लिप ने किया था, अंग्रेज था। ठीक है, और रेड क्लिप रेखा का जो निर्माण है वो 17 अगस्त 1947 के दिन हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त के दिन, भारत हुआ था 15 अगस्त के दिन। पता था सीमा के लिए लड़ाई होनी है। ठीक है, तो 17 अगस्त 1947 के दिन इनके मध्य सीमा का क्या हुआ था? गठन। ध्यान रखना है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर। आगे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आएगा एग्जाम में, क्योंकि हाल ही में अपने भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से 5 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और विधानसभा का मुख्य नेता मुख्यमंत्री होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए और उन सबको याद करना है। यहां पे क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और ध्यान रखना, पुष्कर सिंह धामी कहां के है या कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 में से 4 में बीजेपी की सरकार बनी थी और 1 में आपकी। ये जो भगवंत मान सिंह है वो कहां के हैं? पंजाब के। भगवंत मान सिंह कहां के चीफ मिनिस्टर है? पंजाब के। और पंजाब में कौन सी पार्टी की सरकार है? आप, अरविंद केजरीवाल जी की। ओके, एक योगी आदित्यनाथ, इनको सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ भी कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि योगी आदित्यनाथ कहां से चीफ मिनिस्टर बने? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। अशोक गहलोत, हाँ ये तो राजस्थान के हम सब जानते हैं। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी से, पुष्कर सिंह धामी ये भी बीजेपी से, और भगवंत मान सिंह कहां के? पंजाब के। अब देखिएगा और कहां, एक मणिपुर में भी चुनाव हुए थे, मणिपुर, और एक था गोवा। मणिपुर और गोवा, इन दोनों में भी बीजेपी की सरकार बनी। मैंने आपको बताया था बीजेपी की 4 जगह बनी थी सरकार, है ना। एक यूपी आ गया, एक अपना उत्तराखंड आ गया, एक मणिपुर और एक गोवा, 4 जगह। और एक जगह किसकी है? पंजाब में, आपकी। मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह। मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह, इनको आपको याद रखना है। और गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। क्या है? प्रमोद सावंत। देखो इनको अपन सब जानते हैं कि यूपी के कौन है? आदित्यनाथ योगी। उत्तराखंड एक पवित्र भूमि है, क्योंकि वहां भगवान शिव जी के खूब सारे मंदिर है। और हम पवित्र का मतलब क्या होता है? पुष्कर, पुष्कर भी पवित्र है। तो ऐसे ध्यान रखना, उत्तराखंड का कौन है? पुष्कर सिंह धामी, है ना। भगवंत मान कहां का है? पंजाब का। और गोवा, सबके मन में तमन्ना होती है कि हम गोवा घूमने जाएंगे, या आपके भी होगा।
कि एक बार आर्मी का सिलेक्शन होने तो गोवा जरूर जाएंगे घूमने, है ना, क्योंकि गोवा में क्या है, आनंद है। क्या है, आनंद। आनंद का ही पर्यायवाची क्या होता है, प्रमोद। तो आपको ध्यान रखना है कि गोवा का सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों मेरे फौजी भाइयों, अभी जो 2021 में जनगणना होनी थी उसका डेटा जो है वो 2023 तक आएगा। और जैसे नई जनगणना का डेटा आ गया तो आपको और कुछ याद करने पड़ेंगे, उसके पहले आपका पेपर जरूर होगा। ठीक है, और जब तक नई जनगणना के डेटे आए और आपको और माथापोड़ी करनी पड़े, इसके पहले ही इसको याद करके और आपको क्या करनी है, जॉब लगना है। लेकिन जॉब लगने के लिए पढ़ना है। मैं आपको पहले बता दूं कि टोटल भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, 7वीं, 12 अनुसूचियां। ठीक है, और जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी, अभी कितनी है, 12 है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है। ये सूचियां है क्या, वेरी सिंपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के कौन कौन से विषय है, स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है, विषय जो सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर चलते हैं। तो सिंपल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय वो संघ सूची में आते हैं, स्टेट के राज्य सूची में आते हैं, और जो दोनों के कॉमन हो वो किस में आते हैं, समवर्ती सूची में। तो जनगणना कौन करवाता है, जनगणना मंत्रालय या गृह मंत्रालय करवाता है। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, संघ सूची यानी कि सेंटर का विषय है। लेकिन दोस्तों यहां से अच्छे क्वेश्चंस और एग्जाम में आ सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में। ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1872, 72 में। और जब भारत में ये जनगणना हुई थी, भारत की जो पहली जनगणना थी, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो। अंग्रेजों के जमाने में एक भारत में पोस्ट होती थी जो भी राष्ट्रपति की होती है, वैसे ही लॉर्ड मेयो। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना, दशकीय का मतलब है जो हर 10 साल बाद होती है, वो कब प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, 1881 में। ठीक है, और पहली 1872 में। और 1881 में जो हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के काल में भी, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में, लॉर्ड रिपन। और बाकी सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे लिंगानुपात क्या है, कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर किसकी है, वो प्रॉपर जनगणना में पढ़ेंगे। आप अभी जनगणना से ये ध्यान रखना कि जनगणना संघ सूची का विषय, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जनगणना गृह मंत्रालय करवाता है, गृह मंत्रालय के दिन जनगणना विभाग है वो। और भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई, और दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद निम्न में से किस राज्य में नहीं है? दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ते हैं सदन, तो भारत में सेंटर में कितने सदन है, 2, एक लोकसभा और दूसरा क्या है, राज्यसभा। ये दोनों सेंटर के सदन है सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में एक होता है विधानमंडल। क्या होता है, विधानमंडल। ठीक है, जैसे कि सेंटर में संसद होती है, ठीक है, उसी प्रकार स्टेट में क्या होता है, विधानमंडल। और इस विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, 2। एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं और लगभग हर राज्य में क्या है, विधानसभा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होते ही हैं। और विधानसभा का जो मेन होता है वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन ये जो विधान परिषद है वो राज्यसभा के जैसा है, और जो विधानसभा है वो किसके जैसे, लोकसभा के जैसे। जैसे लोकसभा का मेन कौन होता है, प्रधानमंत्री, और देश को कौन चलाता है, प्रधानमंत्री चलाता है। उसी प्रकार विधानसभा का मेन होता है मुख्यमंत्री, जो राज्य को चलाता है। तो विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में नहीं है, यह आपको ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है। दोस्तों अभी भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में, 6। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं उसके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि विधान परिषद कितने राज्यों में, टोटल 6 राज्यों में। और उनको याद कैसे करना है, कुंबाटी। ट्रिक क्या है, कुंबाटी, ठीक है।
अब देखिएगा भारत के कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों कैसे आपको याद रखना है, कर्नाटक, क्या याद रखना है, कर्नाटक, कर्नाटक में विधान परिषद है। इसके अलावा यू से आपको याद क्या रखना है, यूपी। एम से याद रखना महाराष्ट्र, क्या याद रखना है, महाराष्ट्र। बी से आपको याद रखना है बिहार। ए से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से टूट के अलग कौन हुआ था, तेलंगाना। तो ये टोटल कितने राज्य हैं, 6, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्यों में विधान परिषद है। ट्रिक क्या है, कुंभा क्या पीता है, टी, कुंभा टी, यानी कुंभा चाय पीता है, ठीक है। तो आप देख लो एम से महाराष्ट्र है, जबकि इधर क्या मध्य प्रदेश भी दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ओके, ध्यान रखना है 6 राज्यों में, पहले 7 राज्यों में थी विधान परिषद, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया यूटी, तो उसमें विधान परिषद हट गई, और अभी कितने में, 6 में। अगला क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम में। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10। ये 10 मौलिक कर्तव्य भी कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, 42वें। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ओके, याद कैसे रखना, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, तो पीछे क्या आना चाहिए, 6। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10। लेकिन अभी कितने, 11। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो क्या था, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यानी कि अभिभावक जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहां भेजना पड़ेगा, स्कूल भेजना पड़ेगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86, ठीक है। और जो 86वां संविधान संशोधन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, 2002 में, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्यों से था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका निर्माण कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था, स्वर्ण सिंह। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, तो यहां पे आपको 2 आंसर देना है कि उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। तो उर्दू की लिपि बताओ किस कौन सी भाषा की लिपि, फारसी। हम जानते हैं देवनागरी, देवनागरी किसकी लिपि है, हिंदी की। और गुरुमुखी, गुरुमुखी बताओ किसकी लिपि है, पंजाबी। ये आपको ध्यान रखना है। आप यहां जरूर कंफ्यूज हो सकते हो कि अरबी होगी, अरबी नहीं होगी, उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी, ठीक है। यहां से आपको ध्यान रखना, जो हिंदी है, हिंदी भारत की राजभाषा भी है, और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। अब आपको इनमें दोनों में अंतर पता होना चाहिए। राजभाषा, राजभाषा का मतलब है जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो, कार्यालयों में यूज होती है ना, कार्यालयी भाषा, कार्यालयी भाषा जो ऑफिस में यूज होती है वो राजभाषा है। लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन अघोषित है, यानी कि भी घोषित नहीं हुई है। हम मानते हैं बस कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। राष्ट्रभाषा वो होती है जो जनसंपर्क की भाषा होती है, या लोगों की जो लोकल भाषा ज्यादा होती है, या बहुसंख्यक लोग जिस भाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो हिंदी नो डाउट है भारत की, इवन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और दोस्तों हम एक दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब आता है, 14 सितंबर। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत मेट्रो ट्रेन कौन से गेज पे चलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है परिवहन का। आपको पता हो तो भारतीय रेलवे में 3 प्रकार के गेज है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। लेकिन मेट्रो ट्रेन कौन से गेज पे चलती है। दोस्तों आंसर क्या होगा, स्टैंडर्ड गेज। याद कैसे रखना है कि मेट्रो में वही लोग बैठते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, इस प्रकार अपने को याद रखना है। लेकिन
वैसे रेलवे में कितने प्रकार के गेज होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? ब्रॉड गेज, एक कौन सा होता है? मीटर गेज, और बताओ एक कौन सा होता है? नैरो गेज। ब्रॉड गेज जो होता है ना, इनमें ये दोनों पटरियां होती है, देखो इनमें डिफरेंशन या अंतर कहते हैं, दोनों में पटरियां होती है ना, उनके बीच में जो चौड़ाई है उसके आधार पे सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है ब्रॉड गेज में। ब्रॉड गेज में होता है लगभग 1.435 मीटर दोनों के बीच की चौड़ाई, दोनों पटरियों के बीच की। मीटर गेज में जो दोनों पटरियां होती है उनके बीच में चौड़ाई होती है 1 मीटर, नाम ही मीटर गेज है। और ब्रॉड गेज की जो पटरी है वो बिल्कुल सक्रिय होती है और इसकी 0.61 से 0.76 मीटर होती है। लेकिन ध्यान रखना, मेट्रो ट्रेन इन तीनों गेज पे नहीं चलती है, मेट्रो ट्रेन का अलग ही गेज है, स्टैंडर्ड गेज। ओके, वैसे यहां से अपन और भी कुछ याद रख सकते हैं, जैसे कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853। और महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी? मुंबई। और एक जगह है थाने, मुंबई और थाने के बीच में चली थी, ठीक है। और इनकी लंबाई भी पूछी जाती है कि लगभग कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर, ध्यान रखना। और लॉर्ड डलहौजी के काल में, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके काल में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, बंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। और ये जो पहली ट्रेन थी इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आप ध्यान रखना, पहली ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और हम परिवहन में पूरा पढ़ेंगे कि पहली डीजल वाली ट्रेन कहाँ चली, ईंधन वाली, ये तो कोयले से चलती थी, ईंधन वाली ट्रेन, फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेन, फिर मेट्रो ट्रेन, वो हम परिवहन में पढ़ेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सिकंदर है वो कहां का राजा था। दोस्तों, सिकंदर मकदूनिया, यूनान में एक जगह है मकदूनिया, वहां का राजा था। सिकंदर, जिसको विश्व विजेता कहते हैं, उसने भारत पर भी आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। और उस समय भारत पर नंद वंश का राज था और यहाँ के राजा कौन थे? घनानंद। कौन थे? घनानंद। देखिएगा, आपको अगर पता हो तो अपना जो भारत है, उस भारत में ऊपर में कुछ नदियां बहती है। जैसे सबसे ऊपर एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु, सिंधु के जस्ट नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है झेलम, झेलम के नीचे एक बहती है जिसका नाम है चेनाब, चेनाब के नीचे रावी, व्यास और सतलज। एक इनके नीचे और आती है गग्गर। और जब ये 7 नदियां मिलती है तो सप्त सिंधु प्रदेश बनता है। अब देखिएगा, जो सिकंदर था, पूरे वर्ल्ड को जीतने की तमन्ना थी उसकी। सिकंदर झेलम नदी को पार करके आ जाता है और झेलम और चेनाब, यानी कि यहाँ के जो राजा थे उस टाइम पंजाब के, वो थे पोरस। बताओ कौन थे? पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे झेलम नदी का युद्ध कहते हैं। और झेलम का पुराना नाम मिलता है वितस्तता। तो झेलम या वितस्तता का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि कहीं तो पोरस की जीत हुई, कहीं सिकंदर की जीत हुई, क्योंकि इतिहास अलग अलग इतिहासकारों के अकॉर्डिंग चलता है। फिर ये यहां से आगे बढ़ रहा था, आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। लेकिन सिकंदर के जो सैनिक थे वो इतने थक चुके थे कंटिन्यू जीत के कि उन्होंने चेनाब नदी को पार करने से मना कर दिया। और उस टाइम मगध का राजा कौन था? घनानंद। आप ध्यान रखना, ये नंद वंश का अंतिम राजा भी था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला है? नीरज चोपड़ा को हम सभी जानते हैं क्योंकि इन्होंने ओलंपिक पदक में भारत माता का नाम रोशन किया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में बनेगा नीरज चोपड़ा से। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं? भाला फेंक, या उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक या जेवेलियन थ्रो। और इन्होंने ओलंपिक खेलों में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल, ठीक है। लेकिन अभी जो 26 जनवरी 2022 में जो अपना गणतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसमें उनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री, है ना। पुरस्कारों का प्रश्न भी आपके आता है तो आपको ध्यान रखना है
नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं, जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा गांधी जी का आश्रम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी के कौन कौन से आश्रम थे? तो दोस्तों गांधी जी का एक तो साबरमती आश्रम था। साबरमती आश्रम कहां है? अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। आपको ध्यान रखना है, आपके ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है और साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है। उसके बाद में वर्धा, वर्धा आश्रम कहां है? वर्धा में, महाराष्ट्र में। तो ये दोनों तो है। फिर आप ध्यान रखना, गांधी जी का एक आश्रम फिनिक्स आश्रम भी था, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल खां का केस लड़ने, वहां उन्होंने रंग विभेद आंदोलन चलाए, तो वो आगे पढ़ेंगे पूरा। तो गांधी जी का पहला आश्रम, आप ध्यान रखना, गांधी जी की जो पहली पहली चीजें हैं वो सारी दक्षिण अफ्रीका में ही घटित हुई थी। पहली बार आंदोलन भी दक्षिण अफ्रीका में किया, पहली किताब भी वहीं लिखी, पहली बार जेल भी वहीं गए, पहली बार भूख हड़ताल पर भी वहीं बैठे, पहला आश्रम भी दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम का दूसरा नाम लेवो टोलोस्टोई, लेवो टोलोस्टोई आश्रम भी है, ध्यान रखिएगा। ये जो लेवो टोलोस्टोई है ये महात्मा गांधी के गुरु थे। वैसे महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन गांधी जी लेवो टोलोस्टोई से भी काफी प्रभावित थे। ये रूस के लेखक थे, रूसी लेखक, जिन्होंने एक किताब लिखी है पीस एंड वॉर, ध्यान रखिएगा। लेवो टोलोस्टोई एक रूसी लेखक है जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है? पीस एंड वॉर। तो ये तीनों ही गांधी जी के आश्रम है, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? आप सब क्रिकेट प्रेमी होंगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए चाइना मैन जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट। और अपने भारत में एक बॉलर भी है कुलदीप यादव, जिसको हम चाइना मैन कहते हैं। चाइना मैन होता क्या है? ऐसा जो लेफ्ट आर्मर बॉलर हो, ठीक है, लेफ्ट हाथ से बॉल डालता हो, लेग स्विंग करवाता हो, लेग स्पिन करवाता हो, तो वो क्या है? चाइना मैन है। ठीक है, ऐसा बहुत रेयरली होते हैं वर्ल्ड में, अपने जैसे कुलदीप यादव है। ठीक है, तो चाइना मैन किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो कौन सी गति होती है? आपको दो चीजें पता होना चाहिए। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है और एक चारों तरफ घूमती है। सूर्य के अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, और सूर्य के चारों तरफ आपको पता ही 1 साल में घूमती है। ठीक है, तो वो गति कौन सी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है? देखो सिंपल है, हम सब लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, तो मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में एक शब्द लिखा होता है कि परिक्रमा का रास्ता इधर से है, यानी कि मंदिर के अपन क्या कर रहे हैं? चारों तरफ घूम रहे हैं, मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो क्या है? परिक्रमा है। तो परिक्रमा से क्या होगा? परिक्रमण। तो इस गति का नाम ही क्या है? परिक्रमण। क्या हम मंदिर में जब कोई भी भगवान के चारों तरफ घूमते तो अपनी जगह थोड़ी घूमते? नहीं, अगर हम अपनी जगह घूमते तो वो परिभ्रमण है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण, सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण। याद रखना है कि परिक्रमा मंदिर में चारों तरफ घूम के लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना, जो परिभ्रमण है इसको दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक या अक्षीय गति, क्योंकि अपने अक्ष पर घूमती है, तो दैनिक गति या अक्षीय गति। ठीक है, ये जो है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में कौन से राज्य में धार्मिक वेशभूषा को लेकर आंदोलन चला? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सब न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, आपने देखा होगा कि अभी कर्नाटक में बुरखा को लेकर चला था कि हम जो संस्थान है जैसे स्कूल है वगैरह है वहां पर बुरखा पहन के आएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना, कर्नाटक, ऐसे नाटक हमेशा कर्नाटक में ही होते हैं, ऐसा पढ़ना है, नाटक कर्नाटक करता है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में 2-3 साल पहले झंडे के निर्माण को लेकर भी आंदोलन हुआ था। कर्नाटक वालों ने कहा था कि हम अपना अलग झंडा करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत माता का एक ही झंडा है, तिरंगा झंडा। उसके बारे में भी हम पूरा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार, दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है रमन मैग्सेस। और ये जो रमन मैग्सेस पुरस्कार है वो आपने एक देश का नाम सुना होगा, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। मनीला क्या है? राजधानी है फिलीपींस की। वहां से एक पुरस्कार दिया जाता है एशिया महाद्वीप में, और इस पुरस्कार के तहत एशिया में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उन सबसे ज्यादा राशि मिलती है
ठीक है, इसलिए एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। रमन मैग्सेस फिलीपींस के राष्ट्रपति थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए फिलीपींस सरकार उनकी याद में पुरस्कार देती है। ऑस्कर, ये तो फिल्म जगत से संबंधित है, वर्ल्ड का सिनेमा का सबसे उच्च पुरस्कार है ऑस्कर। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और दादा साहब फाल्के, ये भी फिल्म से संबंधित है लेकिन इंडिया तक सीमित है, दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट, आगरा किसने बसाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आगरा मुगलों की लंबे समय तक राजधानी रही थी, लेकिन यह क्वेश्चन ही है कि आगरा किसने बसाया था। तो आगरा के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी 1504 में, ध्यान रखना। आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। और बाद में ये राजधानी किसकी बनी थी? प्रमुख राजधानी मुगलों की। अगला, मोजिली द्वीप किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मोजिली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्रा पर स्थित है। एक तो द्वीप होते हैं नेचुरल, जैसे कि नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही है और इस नदी के बीच में कोई टापू है ऐसा जहां पे लोग बाग रह सकते हैं या पेड़ पौधे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? द्वीप। लेकिन मोजिली द्वीप पहले से नहीं था, बाद में बना है, क्योंकि नदी के साथ जो मलबा बह के आता है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, वो रुकता गया और वहां पे क्या बन गया? एक द्वीप बन गया, मोजुली द्वीप। तो मोजिली द्वीप कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है जिसको भूपेन हजारिका पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, या इसी का दूसरा नाम है ढोला सादिया पुल। यह भी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। इसका नाम ढोला सादिया इसलिए है क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है ढोला और एक है सादिया, इन दोनों को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम ढोला सादिया पुल है। और असम के एक सुप्रसिद्ध गायक कलाकार है भूपेन हजारिका, उनके नाम पे इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिलोंग किसकी राजधानी है? दोस्तों आपको पता है आर्मी के एग्जाम में राजधानियों को लेकर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, हालांकि हम पूरा एक राजधानियों के वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें आसान तरीके से याद करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन अभी आपको बताना है शिलोंग किसकी राजधानी है। तो हम सब जानते हैं शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भारत के मिसाइल मैन, भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जो देहांत हुआ था 27 जुलाई 2015 को, वो मेघालय में की राजधानी शिलोंग में हुआ था। बच्चों को भाषण देते हुए हार्ट अटैक आ गया था। तो आपको ध्यान रखना है शिलोंग किसकी राजधानी है? इसकी मेघालय की। असम की राजधानी क्या? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। और ये जो जो अपने पूर्वी राज्य हैं उनकी याद करने में थोड़ी समस्या आती है ना। तो आप एक सिंपल सा तरीका याद रखना, वैसे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको पूछे कि बताओ आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? नाम, आप क्या कहोगे? नाम मी मैं। ठीक है, आपको क्या पूछेगा? नाम, तो आप क्या पूछोगे? मी, मतलब मेरा पूछ रहा है, बोला हाँ, तो मैं बताता हूं नाम मी मैं। और अपन मारवाड़ी में अगर अपने कोई घर आता है तो अपन क्या कहते हैं? कोई आसी। क्या कहते हैं? कोई आसी। जब कागला बोलता है तो क्या बोलते हैं? कोई आसी। ठीक है, तो ना से दोस्तों आपको याद रखना नागालैंड। ना से याद क्या रखना है? नागालैंड। ठीक है, मैं से आपको याद रखना है मणिपुर। मैं से आपको याद रखना, मी से याद रखना मिजोरम। और मैं से आपको याद रखना मेघालय। सिंपल है। को से आपको याद रखना है कोहिमा, यानी कि नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। मणिपुर ई से आपको याद रखना इम्फाल, तो मणिपुर की क्या है? इम्फाल है। तो बताओ मणिपुर की कैपिटल क्या हो गई? इम्फाल। ये आपको इस तरीके से याद करना। मिजोरम की क्या है? आइजोल। आ से याद क्या रखना है? आइजोल। और सी से आपको याद क्या रखना है दोस्तों? शिलोंग। और शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। सिंपल है। नाम मी में, और कोई आता है मेहमान तो अपन क्या कहते हैं? कोई आसी। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे और खूब कोशिश की हमने कि आपको अच्छे तरीके से इनको डिस्कस किया जाए। आगे भी इस प्रकार के निरंतर वीडियो और एग्जाम के पहले
हम 1500 जो क्वेश्चंस है उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर यहां तक पढ़ने के बाद में अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद फौजी भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में अपनी मुलाकात होगी। धन्यवाद।